जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो है वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, इनको हम कुछ बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, और इसीलिए इन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। दीज जो इसकी बेस प्रॉपर्टीज होती है ना, बेसिक जिनकी बेस पे हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, हम उनको इसकी डायमेंशंस कहते हैं। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। इसकी एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल बड़ी आसान सी जो हम लेते हैं। लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो, उसकी डेप्थ मेजर करनी हो, हाइट, रेडियस, डायमीटर, या अगर हम लाइट ईयर को लें, जो कि डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, तो ये सारी जो है ये हम मीटर्स में मेजर करते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर है। ये बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं ये एक चीज़ की लेंथ ही होती हैं जिसको हम मेजर करते हैं ना। तो इन सब के लिए जो है एक डायमेंशन कन्वेंशन इस्तेमाल होती है। हम एक सिंबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ के लिए जो है वो सिंबल जो इस्तेमाल होता है वो कैपिटल एल इस्तेमाल होता है। और जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो हम कहते हैं ये डायमेंशंस ऑफ लेंथ है। एक्चुअली जो डायमेंशंस होती हैं ना किसी भी क्वांटिटी की, वो उसकी नेचर बता रही होती है ना। किसी भी क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो उसकी उस फिजिकल क्वांटिटी की नेचर जो है ना, फंडामेंटल जो उसकी क्वांटिटीज होती हैं उसके बारे में बता रही होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक, आपको पता है फंडामेंटल बेसिक बेस यूनिट्स या बेस क्वांटिटीज जो है ना वो हम 7 हैं। उसमें से अभी हम 5 जो है उनको बेसिक को कंसिडर करते हैं। अच्छा बेटा, जो 5 बेस क्वांटिटीज हैं इनमें है डायमेंशंस ऑफ लेंथ, उसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है कैपिटल एल का। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ टाइम, उसके लिए कैपिटल टी। अच्छा, ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो मैंने वर्ड्स में लिखा ना डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में टी। इसका मतलब है ये डायमेंशंस ऑफ टी। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ मास कैपिटल एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर के लिए हम ये सिंबल लेते हैं थीटा का। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए एम्पियर से हम ए कैपिटल ए जो है वो लेते हैं। अच्छा, ये जो है इस तरह से ये तो 5 बेस क्वांटिटीज हैं जिनकी हमने डायमेंशंस ले ली। अगर हमारे पास कोई ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो तो उनकी हमने किस तरह से डायमेंशंस जो है वो निकालनी है, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम उस क्वांटिटी का फार्मूला लिखें, दूसरा ये कि हम उसका यूनिट लिख लें, और उसके यूनिट को हम किस में लिखें, इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट, उसको बेस यूनिट में ले जाएं। अभी हम ना करके देखते हैं कि हम कैसे इस तरह से जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अगर ड्राइव्ड क्वांटिटीज में लें, हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। लेट हमने पहली जो एग्जांपल ली कि हमने ना वेलोसिटी की या स्पीड की डायमेंशंस निकालनी है। तो आपको पता है कि स्पीड या वेलोसिटी जो है, अगर हम स्पीड की बात करें तो उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम, यानी एक ही चीज होती हैं दोनों। अब ये देखें, एस लेंथ है और टी टाइम है। अब हम देखेंगे, अगर हम कहते हैं ना कि हमने वी की डायमेंशंस निकालनी है, तो हम इसके दोनों साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है हमें एस की डायमेंशंस भी फाइंड करनी है और टी की डायमेंशंस जो है ना वो भी हमने फाइंड करनी है। एस की डायमेंशन बेसिक ये फार्मूला में आ चुका है, इसको हमें मजीद जो है बेसिक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इसके लिए डायमेंशंस लेंथ की लग जाएंगी और इसके लिए टाइम टी की। तो अगर हम डायमेंशंस लिखेंगे वी की तो वो सीधी डायमेंशंस यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे
टाइम। तो अगर हम इसको दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे एल टी की पावर -1। तो ये हो गई डायमेंशंस ऑफ स्पीड और डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह अगर हम डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो आपको पता है इक्वल होता है डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशंस निकालनी है तो हमें डायमेंशन किसकी निकालनी होगी, डेल्टा वी की डायमेंशंस, यानी वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम जो है डेल्टा टी, इसकी डायमेंशंस आप निकालेंगे। तो आपको अभी आपने जो है ना ये वेलोसिटी की डायमेंशंस फाइंड की हैं, वो है लेंथ टाइम पावर -1 और ओवर टाइम की डायमेंशंस ये आ गई। तो अब अगर हम अगेन इसको लिखेंगे सारी डायमेंशंस को कंबाइन करके तो हम लिखेंगे एल टी की पावर -1 पहले है, दूसरा ये वाला टी हो जाएगा तो आपके पास टी की पावर -2। अच्छा, ये दोनों में ना हमने इसको फार्मूला की वाला मेथड इस्तेमाल किया। हम इसके लिए ना इनके यूनिट वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो यूनिट है ना, यूनिट ऑफ वी, स्पीड का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर के लिए अगर हम लिखेंगे ना डायमेंशंस ऑफ वी, तो मीटर के लिए इस्तेमाल होता है एल और टाइम के लिए टी लेंथ। तो इस तरह से डायमेंशंस ऑफ वी जो है वो कैसे आ जाएंगी, एल टी -1। अच्छा, ये यानी दोनों तरीके हैं। पहला मेथड है कि आप इसको फार्मूला लिख के कर लें, दूसरा है कि आप इसको यूनिट के साथ जो है वो ड्राइव कर लें इसकी जो डायमेंशंस है। तो इसी तरह एक्सेलरेशन में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। आपको पता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर स्क्वायर्ड सेकंड। यहाँ पे स्क्वायर्ड है ना आपका सेकंड। तो आप क्या करेंगे, जब हम डायमेंशंस लिखेंगे तो आपके पास मीटर के लिए एल और ये स्क्वायर है आपके पास सेकंड का, तो हम इसके लिए लिखेंगे टी यानी टाइम, सेकंड के लिए टाइम आएगा और उसके साथ स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब हम इसको अगेन जो है फाइनल फॉर्म में लिखेंगे तो एल टी के साथ क्या आ जाएगा, -2। तो ये आप देखें कि अगर आप फार्मूला इस्तेमाल कर लें या फिर जो यूनिट है वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने यूनिट को बेसिक जो आपकी बेस यूनिट्स होती हैं उसकी टर्म्स में लिखना है। ठीक है, ये मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, इधर भी आपने यानी बेस यूनिट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके तो फिर आपने उसकी डायमेंशंस लिखनी है। अब हम बात करते हैं फोर्स की, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो अगर हम फोर्स की बात करें, आपको पता है कि फोर्स जो है उसका अगर फार्मूला लिखें तो F = ma। अगले स्टेप में हम लिखते हैं इसकी डायमेंशंस। तो जब डायमेंशन की बात होगी तो इसका मतलब है मास की डायमेंशंस भी होंगी और इधर से एक्सेलरेशन की डायमेंशंस। तो हमारे पास मास की डायमेंशंस आपको पता है, ये हम कैपिटल M लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और एक्सेलरेशन के लिए अभी आपने यहाँ पे डायमेंशंस निकाली हैं एल टी -2। अच्छा, ये अगर आपको एक ही डायमेंशन वैसे ना याद हो तो आपने फिर इसको बेसिक फार्मूला में यानी डेल्टा वी और डेल्टा टी में ले जाना है। तो यहाँ से आपके पास फोर्स की जो डायमेंशंस आती हैं दैट इज एम एल टी पावर -2। सिमिलरली ये तो इस तरीके से हुआ फार्मूला से। अगर मैं फार्मूला यूज करने की बजाय मैं फोर्स का यूनिट इस्तेमाल करती तो आपको पता है यूनिट ऑफ फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू न्यूटन।
तो न्यूटन को आपने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इसको लेके आना है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखूं तो ये आ जाता है, ये होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। अब अगर फिर मैं वही करूंगी कि अगर मैं फोर्स की डायमेंशंस निकालूंगी तो फिर मुझे ये किलोग्राम के लिए जो यूज होता है वो कैपिटल एम, और मीटर के लिए या मीटर एम मीटर है तो इसके लिए एल, और सेकंड के लिए टाइम टी आ जाएगा, टी की पावर 2, ये स्क्वायर है। अगर मैं इसको फाइनल फॉर्म में लिखूंगी तो ये आ जाएगा एम एल टी पावर, ये ओवर में था ना तो ये -2 में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की डायमेंशंस आ गई। अब किसी भी आप क्वांटिटी की लें, उसको फार्मूला में लिख लें या उसका यूनिट ले लें। लेट मैं डेंसिटी की लेती हूँ एक और एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कंपलसरी आपको फाइनल एग्जाम में ना कुछ लाजमी आता है। मोस्टली तो यही आता है कि आपने किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस जो है ना वो फाइंड आउट करनी होती है। तो ये मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा, ये आपके पास डेंसिटी का फार्मूला है। अच्छा, ये वॉल्यूम मैंने वी कैपिटल लिखा है, ये वॉल्यूम के लिए है, और जो पहले हमने वी यूज किया है ना ऊपर, ये वेलोसिटी के लिए ये स्मॉल वी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं अगर डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी निकालूंगी तो ये होगी डायमेंशंस ऑफ मास ओवर डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, अब ये जो है ना आपके पास डायमेंशंस ऑफ मास वो तो ये है। वॉल्यूम जो होता है ना, आमतौर पे हम किसी भी चीज का मेजर करते हैं वो हम क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर में, इसका मतलब है वो लेंथ। अगर हम सिंपल क्यूब का लें तो वो एल क्यूब होता है। तो एल क्यूब का मतलब है लेंथ जो है वो 3 टाइम्स 3 के आप इसका पावर लेंगे। अब भी इसको अगर मैं फाइनल फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसको लिखूंगी, इसकी डायमेंशंस एम एल पावर -3। तो ये मेरे पास इसकी फाइनल डायमेंशंस आ गई। इसको फार्मूले से भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। आपको पता है डेंसिटी का जो ये आपने फार्मूला से लिखा है, डेंसिटी का जो यूनिट होता है, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ डेंसिटी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब अगर इसको देखें आप, इसमें किलोग्राम के लिए आपने जो डायमेंशंस, अगेन मैं लिखूंगी कि यहाँ डेंसिटी की डायमेंशंस जो है वो क्या है। किलोग्राम के लिए आप यूज करेंगे कैपिटल एम, और क्यूबिक मीटर के लिए आप एल, लेंथ वाली है ये डायमेंशंस। तो आपके पास जो डेंसिटी की फाइनली डायमेंशंस आएंगी दैट विल बी एम एल पर -3। ये यानी आप चाहे इसको फार्मूला से करें या यूनिट से करें, दोनों तरीकों से आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो सेम निकल आती हैं। ये 2 मेथड हैं, दोनों मेथड से आप किसी भी चीज़ की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने उसको उसकी बेसिक जो बेस क्वांटिटी है उसकी फॉर्म में लेके आना है फार्मूले को भी, और इसी तरह इसमें जो यूनिट है इसको भी आपने बेस यूनिट की फॉर्म में ले आना है। तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो किसी भी चीज़ की डायमेंशंस लिख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, अगर हम इक्वेशंस में डायमेंशंस के मेथड को इस्तेमाल करते हैं उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमारे क्या काम आता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस जो है एक तो पहले नंबर पे इस्तेमाल होता है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन के लिए। होमोजेनिटी का क्या मतलब है, इसको हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। मतलब ये कि अगर हम ये देखना चाहें कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है तो हम ये करेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालेंगे और फिर हम उसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालेंगे। अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं
तो देन वो इक्वेशन जो होगी वो बाय डायमेंशनल एनालिसिस वो फिजिकली करेक्ट होगी, कंसिस्टेंट होगी। हम कहेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये बता रहा है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये चीज करेक्ट है या कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए ये वाला जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजीनियस इक्वेशन वो होगी जिसकी दोनों साइड की, दोनों तरफ की यानी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, दोनों साइड की जो उसकी होंगी डायमेंशंस वो इक्वल होंगी। ठीक है। अच्छा तो बच्चों हम इसके लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेक करेंगे। तो लेट वी कंसीडर अ कार which starts from the rest and covers a distance s, और यहाँ पे उसका वी आई जो है वो 0 होगा क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया, यहाँ उसका वी एफ कोई वेलोसिटी होगी। तो देन अगर हम इस केस में देखें तो इस पे जो इक्वेशन हम लगाते हैं डिस्टेंस कवर्ड चेक करने के लिए, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी थी। तो अब अगर आपको पता है कि आपका वी आई 0 है, सो एस विल बी इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। अच्छा अब इस केस में बेटा देखिए अगर हम दोनों साइड्स की डायमेंशंस चेक करें तो हम पहले डायमेंशंस लेफ्ट हैंड की साइड की चेक करेंगे। तो हम निकालते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके पास क्या है, आपके लिए पास क्वांटिटी है एस, उसको हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ एस। एस आपको पता है डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस के लिए आप डायमेंशन इस्तेमाल करते हो एल, एल को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हो। अब हम इसी तरह जो है वो निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है, वो है 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब 1/2 जो है तो ये तो एक नंबर वैल्यू है, नंबर वैल्यू की कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो हमारे पास जो डायमेंशंस बचेंगी वो डायमेंशंस बचेंगी ए की और टी स्क्वेयर की। अच्छा अब इसमें ए जो है वो एक्सेलरेशन है, अभी आपने इसकी डायमेंशंस निकाली थी वो थी एल टी -2, और इसी तरह ये टी स्क्वेयर के लिए इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ये टी स्क्वेयर हो गई। अब अगर मैं इसको फाइनल फॉर्म में लिखूंगी तो ये होगी एल टी -2 और ये टी स्क्वेयर, ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो है ओनली एल जो है फाइनल में जो है वो ये बचेगा। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों साइड्स बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हमारी जो इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लिखेंगे सो गिवन इक्वेशन इज dimensionally correct, so given equation is dimensionally correct। अच्छा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो एक तो इसकी करेक्टनेस बता रहा है, और दूसरी बात जो आपको यहाँ पता चली कि जो कांस्टेंट्स होते हैं ना उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है। अच्छा जो सेकंड यूज है ना इसका डायमेंशनल एनालिसिस का, वो हम करते हैं टू डराइव अ पॉसिबल फार्मूला। अच्छा तो किसी भी चीज का पॉसिबल फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमें करेक्ट एस्टिमेशन करनी होती है उन फैक्टर्स की जिन फैक्टर पे वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। लेट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, आप लोगों ने सेंट्रीपिटल का फोर्स जो है उसका फार्मूला पढ़ा होगा, एफ सी इज इक्वल टू mv²/r। अच्छा अब जो है ये तो हमें पहले से वैसे पता है, अगर ना पता हो तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी चीज को करती है, मूव करती है इन सर्कल। तो हमारे ज़हन में ये आता है
कि पॉसिबली ये सर्कल में मूव करती है तो सर्कल का रेडियस होता है, ये रेडियस पे डिपेंड करेगी। अब इस ये जो है वो किसी बॉडी यानी उसका कोई मास होता है, इसका मतलब वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी फोर्स। जो बॉडी सर्कल में मूव करता है उसका मास होता है, उसके मास पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी। और दूसरा ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो ये वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। अब ये है कि इनकी वैल्यूज की, ये जो मास है, रेडियस है, ये वेलोसिटी है, इनकी मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है या कुछ, ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम कहते हैं पॉसिबली इसकी कोई वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ भी होगा, तो हम उसको ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम यहाँ कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो ये फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, और m पावर a, r पावर b और वेलोसिटी की पावर c। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डायमेंशंस निकालेंगे। जैसे हमने डायमेंशनल एनालिसिस में सीखा, दोनों साइड की हम डायमेंशंस जब निकालेंगे तो इधर मेरे पास m पावर a इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी, r की डायमेंशंस आ जाएंगी, और इसी तरह v की डायमेंशंस आ जाएंगी। अच्छा, इस केस में ना जो कांस्टेंट है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। अब फोर्स की डायमेंशंस अभी आपने फाइंड आउट की थी, हम फोर्स की डायमेंशंस यहाँ पे लिखते हैं, वो होती हैं m l और t की पावर -2। ठीक है, ये आपने फोर्स की डायमेंशंस लिख ली। अब दूसरी साइड पे चले जाएं, मास की डायमेंशंस m होती है, इसकी पावर क्या आ जाएगी a, और इसी तरह r रेडियस, रेडियस जो है वो सिंपली मेजर करते हैं हम मीटर्स में, लेंथ होती है, तो लेंथ के लिए आपके पास l, इसकी पावर b आ जाएगी। और इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशंस अभी आपने निकाली थी, वो होती है लेंथ और t की पावर -1, इसकी पावर c आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके अगर लिखूंगी तो मेरे पास, क्योंकि ये l और ये l है, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट जो है ना इसको सॉल्व करना इक्वेशन को आसान हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखें, m की पावर हमारे पास a है, l की पावर इधर b है और इधर l की पावर c है, तो मैं इसको लिख दूंगी कि l की पावर मेरे पास जो है वो b प्लस c है, और इधर मेरे पास जो है वो सिर्फ t की पावर -1 है। जो t की पावर -1 है उसको मैं t की पावर c भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड पे हमारे पास जो इनके डायमेंशंस की पार्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे m के लिए, मास के लिए, फॉर m इसकी डायमेंशंस देखें तो इस साइड पे तो हमारे पास इसकी डायमेंशन है 1 और इस साइड पे a, तो ये हमें बता रहा है कि a की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये 1 हो गई है। चले जी, एक मसला तो हमारा हल हुआ। इसको सॉरी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, हम इसको इस तरह से बॉक्स में कर लेते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट रहे। अच्छा जी, अब दूसरी हम l की वैल्यू लें। l की इस साइड पे अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी पावर है 1 फॉर l पे इस साइड पे इसकी पावर है 1, दूसरी साइड पे इसकी पावर है b प्लस c। इसको अभी नहीं हम सॉल्व कर सकते क्योंकि और b और c दोनों की हमें वैल्यू नहीं पता। तो चलें थर्ड पे चलते हैं, फॉर टाइम। फॉर टाइम के लिए अगर आप t की वैल्यूज देखें, इस साइड पे t की वैल्यू है -2 लेफ्ट साइड पे, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो उसकी वैल्यू है -c। तो दिस टेल्स अस c विल बी इक्वल टू 2। तो ये हमें c की वैल्यू भी पता चल गई। अच्छा, इसमें देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू जो है वो c की आ गई है 2 और a की आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे, c की ये वाली वैल्यू जो 2 आई है इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1 है। यहाँ मैंने c की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ गई -1। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं a, b और c की। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको
अपने इस फॉर्मूला में जिसमें हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, इसमें हम पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू है हमारी कांस्टेंट एम पावर ए, और उसके बाद आर पावर बी, और वी पावर वेलोसिटी की पावर सी। तो अब हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। एम की ये कांस्टेंट इसी तरह रहेगा। एम की वैल्यू, एम पावर हमारे पास क्या है 1, वो 1 ही आ जाएगी। आर के साथ है बी, बी की वैल्यू हमारे पास है -1, ये -1 आ गई। ठीक है, एम की पावर 1 और आर की पावर -1, क्योंकि बी की वैल्यू -1 आई है। उसके बाद वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर है सी, सी की वैल्यू है 2। तो अगर मैं इसको मजीद लिखूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये आ जाएगी कांस्टेंट एम और वी स्क्वायर ऊपर बचेंगे और ये ओवर में आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। कांस्टेंट के बारे में ये हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है कुछ नहीं बताता, लेकिन हमारा पॉसिबल फार्मूला जो है वो हमें ड्राइव करके दे देता है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी आता है। वैसे भी आपको पूरी बुक में आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब की डायमेंशंस जो है वो ड्राइव करने के लिए आनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ की डायमेंशंस जो है वो आपको आपके पेपर में आ सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने हेडिंग लगाई है, लेकिन मैंने अंदर पूरी डिटेल नहीं लिखी। तो आप लोगों ने हेडिंग्स इसी तरह लगानी है, लेकिन डिटेल आपने पूरी लिखनी है। अगर आपको सिर्फ इसी का क्वेश्चन आए ना कि डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, तो फिर आपने बेसिक जो है डायमेंशन क्या होती हैं और वही लिखनी है। अगर ये आए कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपने 2 बातें लिखनी है, एक ड्राइविंग फार्मूला और दूसरा है कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो हम यूज करते हैं। और अगर आपको जो है पूरी डिटेल में आएगा क्वेश्चन, तो भी आपने जहां तक की लिखना है। ये एग्जांपल जो है ना जी, वैसे आपको एक एक्स्ट्रा में एग्जांपल जो है मैंने करवाई है, ये एक अलग से आपकी बुक में ना 4.1 एग्जांपल है, वो आपने करनी है। ये पूरा एक आपका क्वेश्चन है अलग से, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग बनता है। जहां तक आपका जो है वो टॉपिक जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको हेडिंग्स इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने बनाई है, लेकिन उसके अंदर डिटेल जो है वो तो आपने सेंटेंस, यानी कि मैंने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हैं, तो आपने सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट लिखने हैं।